पढ़ेंगे क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, इतिहास का कोई क्लास नहीं होता है, ये सारे चीज जितने भी है सारे चीज आपको पुनः 10th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना है। एक एक आज के क्लास आप लोगों का इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक एक टॉपिक को एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके आने वाले समय में यानी 10th के स्टैंडर्ड में सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जब हमारा मध्य भारत में जब जब से हमारा मतलब मानव सभ्यता का निर्माण हुआ है, उस समय से दुनिया कभी स्थिर नहीं रही, स्थिर नहीं रही। अगर सर आगे की तरफ बढ़ती चलती रही, क्या कारण यह हुआ कि यह आगे की तरफ जस जस बढ़ती गई, समाज में बदलाव आया, अर्थव्यवस्था में बदलाव, यानी कि हमारे जो समाज की व्यवस्था थे उनमें बदलाव आया, और अर्थव्यवस्था थे आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था समझ रहे हैं ना, आर्थिक व्यवस्था हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है जिससे हम अपने अपने जीवन को चलाते हैं, उसमें बदलाव आया। ठीक है, राजनीतिक जीवन का निर्माण हुआ, कला में विकास हुआ। कला के अर्थ हुआ जैसे संगीत वगैरह वगैरह, गीत, ये सब क्या होता है? कला गीत से याद है हमारे मतलब हमारे मोहल्ले में आज गीत का प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आवाज जा रही होगी तो आप तो डिस्टर्ब नहीं होइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, गीत मत सुनिएगा, गाना मत सुनिएगा। ठीक है, तो कला का विकास हुआ, यानी कला, ध्यान समझिएगा, कला का क्या हुआ? संगीत का विकास हुआ। किस चीज का? संगीत का। हमारे बदलती सभ्यता के अनुसार संगीत का भी विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ। संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति एक साथ दोनों का बोलते हैं। पर यह सब परिवर्तन होता रहा, जैसे जैसे हमारी मतलब आगे जैसे हम बढ़े वैसे वैसे इन सब चीजों का परिवर्तन होता रहा। ठीक है, अब आइए हम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को और समझते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? आइए हम समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, पुनः जागरण। इसे आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिएगा। पुनः जागरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुनः जागरण का अर्थ क्या होता है? पुनः जागरण का अर्थ हुआ आधुनिक युग का जन्म। सिर्फ समझिए, पुनः जागरण, पुनः जागरण मतलब जागरण का जग जाना। ध्यान समझिएगा, जागरण का अर्थ क्या हुआ कि जग जाना। ठीक है, तो मतलब जग जाना या सतर्क हो जाना, ऐसा हम कह सकते हैं। पुनः जागरण इनकी पुनः फिर से जग जाना। इसका क्या अर्थ हुआ? सीधा सीधी समझिएगा आप लोग कि पुनः जागरण का अर्थ हुआ आधुनिक युग का जन्म। यानी कि जब आधुनिक युग का जन्म हुआ, मध्य समाज के बाद में, मध्य भारत के बाद हमारा आधुनिक सभ्यता का जन्म हुआ, तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? पुनर्जन्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्जन्म कहते हैं। ठीक है, या पुनर्जन्म यानी कि पुनः जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ पर कि पुनः जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूरोप से हुई थी। पुनः जागरण का शुरुआत कहाँ से हुआ था? यूरोप से हुआ था। पुनः जागरण का शुरुआत यूरोप से हुआ था। पुनः जागरण आधुनिक युग से, पुनः जागरण का क्या अर्थ हुआ? आधुनिक सभ्यता का जन्म, आधुनिक युग का जन्म कहाँ से? यूरोप से हुआ था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपको अभी क्लास के अंत में पूछेंगे कि पुनः जागरण का जन्म कहाँ से हुआ था? तो यूरोप से हुआ था। कब हुआ था? किस सभ्यता में? तो आधुनिक सभ्यता में हुआ था। किस सभ्यता में? आधुनिक सभ्यता में हुआ था। ठीक है, 15वीं शताब्दी में इटली का एक नया आंदोलन हुआ। ध्यान समझिएगा, इसका परिभाषा है, पुनः जागरण का परिभाषा है कि 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी, शताब्दी आपको पिछले क्लास में हम समझा रहे, शताब्दी का अर्थ क्या होता है? शताब्दी का अर्थ ये होता है कि जब 15वीं शताब्दी मतलब क्या हुआ कि 1500 से 1600 के बीच का जो काल है उसे हम 15वीं शताब्दी कहेंगे। अभी हमारे 21वीं शताब्दी चल रही है, यानी कि 2000 से और 2022 के बीच का जो मतलब 2000 से 2021 के बीच, सॉरी 20वीं शताब्दी यानी 2000 से 2100 के बीच में जो जितना समय है उसी को हम क्या बोलते हैं? 15वीं शताब्दी बोलते हैं, मतलब सॉरी 21वीं शताब्दी बोलते हैं। यहाँ पर 15वीं शताब्दी मतलब कहा 1500 से 1600 के बीच का समय था। 1500 से 1600 के बीच का समय 15वीं शताब्दी काल आया। तो 15वीं शताब्दी में इटली का एक नया आंदोलन शुरू हुआ। 15वीं शताब्दी में इटली का एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे हम पुनः जागरण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पुनः जागरण कहते हैं। ध्यान, यह आंदोलन कैसा था? तो इटली के सभ्यता के, इटली में ध्यान दीजिएगा, तो 15वीं शताब्दी में इटली में एक नए पुनः जागरण की स्थापना की गई। आपको इस 10th क्लास में जाएंगे तो यूरोप के राष्ट्रवाद में इसको विस्तार से पढ़ना है। यार ध्यान दीजिएगा, 15वीं शताब्दी में इटली में एक आंदोलन की शुरुआत की गई। वो कैसा आंदोलन था? तो वो आंदोलन था जो राजतंत्र हमारा था उनके खिलाफ था, व्यापारियों के खिलाफ था। क्योंकि व्यापारी जो लोग थे या क्या कहते हैं, व्यापारी लोग अपने सभ्यता के अनुसार अलग अलग देशों में जब व्यापार करने जाया करते थे, और व्यापार के बाद मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ वहां पर कि व्यापार के बाद इनकी दृष्टि कहाँ गई?
सोने और चांदी के ऊपर, और सोने और चांदी के लालच ने इन्हें ऐसा बनाया कि ये लोग अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ उनके धर्म के अंदर प्रवेश करने लगे, ठीक है, उनमें दखल अंदाजी करने लगे। और इसके कारण वो क्या हुआ कि इन सब के कारण उपनिवेश का निर्माण हुआ। उपनिवेश आपको समझाते हैं ना, उपनिवेश का निर्माण हुआ, कॉलोनी का निर्माण हुआ। कॉलोनी भी ध्यान दीजिए, उसे कॉलोनी भी बोलते हैं, कॉलोनिया। इस चैप्टर में आपको समझाया कॉलोनी क्या होता है, ठीक है। कॉलोनी वो कॉलोनी नहीं जो सरकार के द्वारा दिया जाता है घर बनाने के लिए, वो कॉलोनी नहीं, ध्यान दीजिएगा। कॉलोनी का क्या हुआ कि ये उपनिवेश की तरह है कि इसमें क्या होता था कि जो राजा महाराजा लोग थे या व्यापारी लोग थे, जो गरीब लोग हैं या जो दूसरे देश में जाकर उन देशवासियों के मदद करते थे, उनके लिए घर बना कर दे देते थे, ठीक है, उन्हें उनके लिए रहन सहन की व्यवस्था कर देते थे। और इसके बदले में उन मजदूरों से ये जमकर काम करवाते थे कि चल भाई तू हमारा काम कर, हम तुम्हारा मदद करें तो तुम हमारा काम करें। बड़े बड़े काम बताए थे पिछले क्लास में कि बड़े बड़े काम को ये उन मजदूरों से करवाते थे, जैसे कि जहाजों में कोयले को झोंकना, वनों की कटाई करना, मिट्टी की कटाई करना, अलग अलग तरीका से ये मोटे मोटे जो मजबूत काम होते थे वो इन लोगों से कराते थे, अपना कॉलोनी बनाकर या उपनिवेश बनाकर, ठीक है। जब पूरे देश छोटे स्तर पर होगा तो कॉलोनी कहलाएगा, और जब पूरे देश को ऐसे ही व्यवस्था में ढाल दिया जाएगा तो उसे उपनिवेश कहेंगे, और उस देश को उपनिवेशवाद कहेंगे। अभी आगे इसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। यानी इसी के खिलाफ इटली में एक नया आंदोलन की शुरुआत हुई, इसी के खिलाफ, जिसे क्या कहा गया, पुनर्जागरण कहा गया। पुनर्जागरण का अर्थ क्या था कि इसमें जितने भी लोग थे उन्हें जागृत करना था, उन्हें यह समझाना था कि आप लोग गुलामी में है, ठीक है, इसके खिलाफ आपको लोग को आवाज उठाना है, उन्हें जागृत करना था, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारे जो महात्मा गांधी थे वो हमें जागृत करते थे, ठीक है, महात्मा गांधी हमें जागृत करते थे, भगत सिंह, ये सब क्या करते थे, हम देशवासियों को जागृत करते थे ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा जाए। उसी वैसे ही इटली में यह आंदोलन पहली बार शुरू हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा गया। इसमें लोगों का जागृत करना था, इस आंदोलन का गहरा असर हुआ, ध्यान दीजिएगा। यह आंदोलन लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया। यानी इस आंदोलन के बाद जो लोग थे वो स्वतंत्र रूप से सोचने लगे, वो यह समझ गए कि स्वतंत्रता क्या होती है, आजादी क्या होती है, हम लोग कैसे जी रहे हैं, हमें ऐसे नहीं जीना चाहिए, हमें आजाद होना चाहिए, ये सोचने पर मजबूर हो गए। इनके मन में यह बात बैठ गई, इसके पहले उन्हें नहीं पता था। वो यही समझते थे कि जो बड़े बड़े व्यापारी पूंजीपति लोग हैं वही लोग यदि आएंगे और हमें हमारी जो मदद करेंगे तभी हमारा मतलब जीवन निर्वाह हो सकता है, अन्यथा हम अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह आंदोलन एक नए रूप में उभर कर आया जिससे उनको यह सोचने पर मजबूर किया कि नहीं, आप लोग भी स्वतंत्र हैं, आप लोग के भी अंदर है, ये जो पूंजीपति है, जो धनी लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, ये आप ही लोग के मदद से वो पूंजियों को इकट्ठा करते, धन को इकट्ठा करते या आगे बढ़ते, आप ही लोग के मदद से वो आप ही लोग के ऊपर राज कर रहे हैं। यह आंदोलन इतना ज्यादा उभर कर आया कि लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। पुराने सिद्धांत पर चलने वाले, पुराने सिद्धांत पर जो आवाज उठाने वाले थे, पुराने सिद्धांत पर, उन पर वो आवाज उठाने पर मजबूर हो गए, प्रेरित हो गए। जो पुराना सिद्धांत बना दिया गया था कि नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, उपवास में खाना नहीं खाना चाहिए, या भगवान ये होते हैं, इन सब चीजों पे ये लोग आवाज उठाने लगे। इन्हें मतलब ऐसा कहे तो झूठ मानने लगे, इसे असत्य मानने लगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। वैज्ञानिक पद्धति आपको समझ में आ रहा है। पहले ध्यान दीजिएगा, मध्यकाल के पहले जो लोग थे वहां पर क्या होता था, तो वो विज्ञान को यानी को नहीं मानते थे। यदि वहां पर यदि खुद कुछ कर कहा जाए कि नहीं यह सत्य है, यह सत्य नहीं है, यानी भगवान यह कर रहे हैं, सत्य नहीं है, हम लोग यह कर सकते हैं, यह सत्य है, तो उस समय लोग उसको नकार देते थे, क्योंकि उनकी पूर्ण रूप से आस्था किसमें थी, भगवान में थी। वो हर चीज को भगवान से जोड़ कर देखते थे, ठीक है। इसीलिए कोई भी नियम कानून बनाया गया है, फॉर एग्जाम्पल ले ले कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं रात में जाना चाहिए, या कोई भी नियम कानून जो बनाए गए हमारे पूर्वजों के द्वारा, वह नियम कानून डायरेक्ट यदि कहा जाए लोगों से कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तो वह लोग इसे नहीं मानेंगे, उसे नकार देंगे कि नहीं यह सत्य नहीं है। तो उसके उनके लिए क्या किया जाता था, उनके भगवान से इसे जोड़ दिया जाता था कि नहीं ये आपको मतलब भगवान कहे हैं, ऐसे किए हैं, या ग्रंथ कह रहा है। जब उसे जोड़ देते थे तो वह इन बातों को, इन कथनों को मान जाते थे। तो वहां पर मेन मोटिव क्या है, उन बातों को मनवाना, उन बातों को लोगों के आदत में ढालना, ये वहाँ का मोटिव है, यानी वहाँ का रीजन है, कारण है इसका, ठीक है।
तो इसलिए वे लोग क्या करते थे कि भगवान से कोई भी हो लेकिन इन बातों को मनवा देना है। तो वो उस समय भगवान ज्यादा फेमस है तो भगवान से जोड़ देते थे। वैज्ञानिक प्रथा का विस्तार नहीं था, लेकिन यह आंदोलन के बाद पुनः जागरण जब आंदोलन हुआ तो इस आंदोलन के बाद वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ, यानी वैज्ञानिक लोग उभर कर आए और यह बताए कि नहीं यह सत्य है यह असत्य है। वैज्ञानिक पद्धति में जो देखा वही सत्य है, जो सिद्ध हुआ वही सत्य है, काल्पनिक बातें सत्य नहीं है, यह कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। वैज्ञानिक पद्धति में क्या कहा गया कि जो देखा वही सत्य है, जो हो रहा है, जो प्रूव हो गया, जो सिद्ध कर दिया गया वही सत्य है, जो काल्पनिक है वह सत्य नहीं है, इसमें कहा गया। ठीक है, इस पर लोग ज्यादा विचार करने लगे, इसे अच्छी तरीके से समझने लगे। ठीक है, बाकी जो काल्पनिक बातें थी जो भगवान से जोड़ के कहा तो उस पर लोग उनका विश्वास धीरे धीरे उठने लगा, उनके प्रति वे आवाज उठाने लगे। ठीक है, लोगों ने काल्पनिक बात को छोड़कर प्रयोग द्वारा सत्य को जाना। वे क्या किए कि काल्पनिक बातों को छोड़ दिए और प्रयोग के द्वारा जो रिसर्च करके बताया जाता है कि नहीं कि यह सत्य है, पृथ्वी चपटी नहीं है, इस समुद्र का किनारा नहीं है, जब ये रिसर्च करके बताया गया तो इन लोगों ने उस पर विश्वास किया और यहाँ से वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण हो, वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत हुई। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अपने शासकों के प्रति भी आवाज उठाने लगे जो वहां के लोग थे। जान दीजिएगा यह पुनः जागरण की देन था, पुनः जागरण की देन थी। वहां के जो लोग थे वो लोग क्या किए, अपने शासकों के ऊपर भी आवाज उठाने लगे। जो वहाँ के शासक थे, शासक समझ रहे हैं, राजा महाराजा, जो वहाँ के शासक थे राजा महाराजा, ये उन लोगों पर भी ये लोग आवाज उठाने लगे, कहने लगे कि नहीं यह सत्य है वह सत्य नहीं है। ठीक है, तो जो भी राजा महाराजा गलत करते थे उनके ऊपर यह आवाज उठाने लगते थे। उस समय तक ध्यान दीजिएगा, उस समय तक ये आवाज नहीं उठा पाते थे, क्योंकि इन लोगों के ऊपर राजा महाराजा का शासन था। ये लोग यह समझते थे कि हम राजा महाराजा के गुलाम हैं, हम आवाज नहीं उठा सकते हैं, या ऐसा कहे तो हमारे अंदर यह क्षमता नहीं है कि हम उनसे लड़ सकते हैं। लेकिन पुनः जागरण आंदोलन के बाद यह सत्य हो गया, यानी सत्य कर दिखाया गया पुनः जागरण आंदोलन के बाद, नहीं कि यह सत्य है राजा महाराजा हमसे है। वास्तव में राजा महाराजा का निर्माण कैसे हुआ था प्राचीन काल में? राजा महाराजा का निर्माण जो कबीलाई लोग थे या समूह के लोग थे, उसी में से जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता था उन्हें अपने राजा के रूप में नियुक्त कर लेते थे, ताकि उनकी वह रक्षा कर सके, उनके संगठन को बना सके, उनकी देख रेख कर सके। यह राजा था। और वह राजा का खर्चा कैसे चलता, जानते हैं आप लोग? वह राजा के खर्चा वही कबीला के लोग जितने थे, वही कबीला के लोग अपने कुछ आय में से कुछ रुपये चंदा इकट्ठा कर और राजा का खर्चा चलाते थे, इनकी उनका भी काम चल सके। ये राजा का अस्तित्व है। ठीक है, वो राजा जो प्रजा के ऊपर शासन करता था वह राजा नहीं था। ठीक है, वह बाद में चलकर वह इतना धन एकत्रित कर लिया कि वह खुद भैया आवाज फौस क्या होता है? अपना माइक बंद कर दीजिए। तो इतना धन एकत्रित कर लिया ताकि वह शासकों के प्रजा के ऊपर शासन कर लिया। अब प्रजा लोग जो थे यह समझ गए थे, दिन प्रतिदिन बदलाव होता गया, यह समझ गए थे कि नहीं हम जो है इनके गुलाम हैं, इनके अंदर में रहना है, राजा ही हमारे लिए सब कुछ है। उनके दिमाग में एक कीड़ा की तरह बैठ गया था कि राजा ही जो है वो हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए सब काम कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं के सहायता से हमारा जीवन चल रहा है। उनके दिमाग में यह बात उनके बैठ गया था, जिन्हें निकलना बहुत ही जरूरी था, तभी हमारा आधुनिक सभ्यता का निर्माण हो सकता था। यह काम किया पुनः जागरण ने। ठीक है, किसने किया? पुनः जागरण आंदोलन ने किया। याद रखिएगा 15वीं शताब्दी में हुआ था, पूछेंगे हम लास्ट क्लास के अंत में। ठीक है, शासकों के प्रति भी आवाज उठाए। ठीक है, और अंधविश्वास पर आवाज उठाए, जो अंधविश्वास था कि नहीं इनकी पूजा किया जाए तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, ऐसे किया जाए तो हमें धन की लाभ होगी, ये तांत्रिक विद्या, ये विद्या, वो विद्या, सारे जो काल्पनिक बातें थी जो भगवान से जोड़कर देखे जाते थे, उन सब बातों को अंधविश्वास कहा गया। उन पर आवाज उठाया गया, कहा गया कि नहीं ये सत्य नहीं है, जो देखा वही सत्य है। वहां पर कहा गया कि यदि भगवान अस्तित्व में है तो उन्हें, ध्यान दीजिएगा हम किसी धर्म के ऊपर नहीं बोल रहे हैं, एक बात हमारा ध्यान रखिएगा, हम जो सत्य है वही बता रहे हैं। ठीक है,
यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो देखा वही अच्छा सत्य है, आवाज नहीं आ रहा है। देख रहे हैं वही हमारे लिए सत्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? व्यापार संबंध अन्य जो संपर्क थे उनके द्वारा दुनिया का विस्तार हुआ, यानी कि व्यापार के द्वारा, व्यापार आप लोग इसे हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि व्यापार के द्वारा यूरोप के लोग अलग अलग देशों से जुड़े। ठीक है, जैसे कि अमेरिका हुआ, भारत हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इन जैसे देशों से ये लोग व्यापार के माध्यम से जुड़े। अलग समुद्री मार्ग का निर्माण हुआ। समुद्री मार्ग के निर्माण के पीछे क्या था वहां पर आपको बता दिए हैं कि जेरूसलम के युद्ध के कारण समुद्री मार्गों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, ये सब चीज व्यापार के संबंधी के कारण और अन्य संपर्क के कारण, जैसे मान लीजिए खोज करने के, जब वास्को डी गामा हमारे भारत में आया था भ्रमण करने के लिए, कौन थे? वास्को डी गामा घटना कितने में आया था? 1498 में हमारे भारत में आया था भ्रमण करने के लिए। और इस तरह दुनिया का विस्तार हुआ, इन दुनिया का खोज हुआ। बताया गया कि नहीं, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सा में अलग अलग जनजाति, अलग अलग सभ्यता के लोग रहते हैं। यह उभर कर दुनिया के सामने आया। ठीक है, 17वीं 16वीं शताब्दी तक सारी दुनिया की खोज हो चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो अगला टॉपिक है, ये हमारा पूरा पुनर्जागरण था। तो आप लोग याद रखिएगा पुनर्जागरण का परिभाषा कैसे लिखिएगा, तो ऐसे हम लिखेंगे पुनर्जागरण का परिभाषा। तो पुनर्जागरण का जन्म आधुनिक पुनर्जागरण चलिए बच्चों, दिखाई दे रहा है? सॉरी बच्चों, कोई कॉल कर दिया था। ठीक है, कोई एक माइक खोलकर अपना बोलिए उधर से, सुनाई दे रहा है? हाँ सोनू भैया। ठीक है, बंद कर लीजिए आप लोग माइक। किसी ने कॉल कर दिया था। ठीक है, अब हम अपना सीनियर एक टीम वन जो जिसका कल आता है उसे बंद कर दिए हैं। ठीक है, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई? हाँ सर। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा हो गया ना। यानी कि प्राचीन भारत, प्राचीन सभ्यता तक यहाँ पे पुनर्जागरण बता दिए। अभी हम आपको बता रहे थे कि पुनर्जागरण का परिभाषा हम कैसे देंगे। तो पुनर्जागरण का परिभाषा कैसे देंगे कि पुनर्जागरण का जन्म यूरोप से हुआ था। ठीक है, या इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ से हुआ था? इटली में एक आंदोलन शुरू किया गया 15वीं शताब्दी में। इटली में एक आंदोलन शुरू किया गया जिसे हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। और यह इसका जन्म कहाँ से होता है? यूरोप से। इटली कहाँ है? यूरोप के अंदर है। इटली कहाँ है? यूरोप के अंदर है। ठीक है, 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से पैराग्राफ को चेंज करेंगे हम और लिखेंगे नीचे कि यह आंदोलन, इस आंदोलन के बाद लोग स्वतंत्र रूप से सोचने लगे। लोगों के अंदर काफी बदलाव आया। वैज्ञानिक प्रथा का प्रसार हुआ और लोग अंधविश्वास पर विश्वास हटाकर और वैज्ञानिक यानी जो देखा वही सत्य है, वैज्ञानिक स्तर पर सोचने लगे। नए नए नीतियों का विस्तार हुआ। लोग अपने शासकों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। ठीक है, इस तरह का बदलाव आया पुनर्जागरण के बाद। पुनर्जागरण समझ में आ गया? इसका सारांश भी हम बता दिए। आगे चलते हैं। खोज एवं यात्राएं, यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, इसको हम बोल देते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, खोज एवं यात्राएं क्या थी? तो सच्चाई की जांच में, अगला टॉपिक है हमारा, सच्चाई के जांच में के साथ साथ नई चीजों का
खोजने की भी काफी प्रयास किया गया। यानी जो सच्चाई है, सत्य क्या है, इसकी जांच तो शुरुआत हो गई थी पुनर्जागरण के बाद में। वैज्ञानिक प्रथा का विचार जो था उभर कर आ चुका था। इसके बाद नए नए चीजों का, नए नए चीज का, जैसे आधुनिक जो वस्तुएं है, ये ऐसे नए नए चीजों का भी खोजने की परंपरा शुरू हुई, खोजने का प्रयास किया गया, नए नए चीजों के खोजने का प्रयास किया गया। और इलाके से बाहर खोजने की भी प्रचलन चला। नीचे हम लिखे हैं, जो लाइन बोल रहे हैं, इलाके से बाहर भी खोजने का प्रचलन शुरू हुआ। यानी कि अपने देश में तो खोज किया गया, नए नए चीजों को खुदाई की गई, अलग अलग चीजें निकाली गई। इसके अलावा नए नए चीजों का विस्तार किया गया। जो पानी में चलने वाले जहाज थे उनको फिर से मॉडिफाई किया गया, कंपास का खोज किया गया, दूरबीन का खोज किया गया। इन नए नए चीजों का, आधुनिक चीजों का खोज किया गया। और यह खोज केवल स्थानीय तक सीमित ही नहीं था, यह अलग अलग देशों में भी इसका शुरुआत की गई। ठीक है, जैसे यूरोप के नाविक और नौचालिकों, यानी यूरोप के नाविक हम किसे बोलते हैं, जो नाव से भ्रमण करते हैं, नाव की यात्रा करते हैं, उसे नाविक बोलते हैं। और नौचालिक यानी कि नाव चलाने वाले। नौचालिक अर्थ क्या हुआ, नाव को चलाने वाले, नौचालिकों के नाम से हम उन्हें जानते थे। ठीक है, नौचालिकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने का प्रयास किया। जो नाविक लोग थे, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, या हम आते हैं तो कुछ कुछ दिखाई देगा। यूरोप के जो नाविक थे और नौचालिक थे, उन्होंने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने का प्रयास किया। यह मुख्य रूप से इनके दिमाग में क्या चल रहा था कि हमें इस पृथ्वी पर कितने देश हैं, ठीक है, उन देशों तक हमें पहुंचना है, वहां पर नए नए खोज करना है, वहां की सभ्यताओं को समझना है, वहां से व्यापार करना है, वहां से नए नए चीजों को वापस लाना है। इस ऐसी प्रथा आरंभ हुई। ठीक है, नाविकों का बड़ा देन है हमारे, जो नए नए देशों से को जोड़ने में, खोजने में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समुद्री मार्ग का विस्तार हुआ, समुद्री मार्ग खोजी गई। इससे समुद्री मार्ग खोजी गई, समुद्र में के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में जाने का परंपरा आरंभ हुआ। ठीक है, नई दुनिया का खोज है, ये सब आपको उसमें बता चुके थे थोड़ा बहुत। ठीक है, नई दुनिया का खोज है। नई दुनिया किसको बोलते हैं हम, अमेरिका को बोलते हैं, जिसका खोज कोलंबस ने किया था 1492 में। कोलंबस किसने किया था, कोलंबस ने किया था 1492 में। कोलंबस कहाँ का था, तो याद रखिएगा, कोलंबस स्पेन का था। कहाँ का था, स्पेन। जैसे वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। ठीक है, तो कोलंबस ने इस नई दुनिया का खोज किया। ठीक है, नई दुनिया का खोज किया और बाद में इसे अमेरिगो के नाम पर अमेरिका नाम रख दिया गया। ठीक है, यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई। किसने, वास्को डी गामा ने। यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की, वास्को डी गामा ने। यूरोप से भारत के बीच में रास्ता बनाए, वास्को डी गामा। ठीक है, यूरोप के संबंध में नए देशों के साथ स्थापित किया, यानी यूरोप का संबंध नए नए देशों के साथ ये जुड़े, नए नए देशों के साथ व्यापार किए, और व्यापार में इनको दो महत्वपूर्ण लाभ था। आगे चलकर हम बताएंगे कि ये दो महत्वपूर्ण लाभ क्या है। ठीक है, आगे चलकर ये पूंजीवादी और औद्योगिक क्रांति, इसे हम समझते हैं। ध्यान समझिएगा, यहाँ तक आप समझ गए कि नई नई दुनिया के खोज, अलग अलग देशों में अलग अलग चीजों का विस्तार हुआ। इसका विस्तार हमें ये शॉर्ट में किया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्ट में लिखे हैं, क्योंकि इसका विस्तार हम पीछे के चैप्टर में कर चुके हैं। वहां पर ग्लोबल रिसर्च में मैं इनका विस्तार कर चुका हूँ कि किसने, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, तो उसका नाम क्या रखा, फिर उनका अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों रखा गया, अमेरिका महाद्वीप क्यों बनाया गया, और भारत के क्यों हिस्सा माना गया। सारी चीज का हम चर्चा कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। यहाँ पर बस शॉर्ट में दिखाए हैं ताकि आप लोग को याद रहे, यहाँ पर भी पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर हम दिखाए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पूंजीवादी एवं औद्योगिक क्रांति क्या था। पूंजीवादी एवं औद्योगिक क्रांति से हम क्या समझते थे, तो ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक संबंधों का लाभ यूरोप ने काफी उठाया। यानी कि जब नए नए देशों का खोज हुआ और नए नए देशों के साथ जो व्यापार के संबंध जुड़े, यूरोप के संबंध जुड़े, और वहां पर वो व्यापार करने लगा, इसका वो काफी हद तक लाभ उठाया। पिछले उस चैप्टर में बताए थे हम आप लोगों को कि यह क्या किया करता था कि अपने देश से सामान को लाता था और यहाँ पर बेच देता था, और यहाँ से सामान को पुनः लेकर जाकर, यहाँ से वस्तुओं को ले जाकर कम दामों में अपने यूरोप के बाजार में, अलग देश के बाजार में बेचा करते थे। ठीक है, क्योंकि उस समय यूरोप के ही एक जो व्यापारी थे काफी एक्टिव थे, और अन्य देश के जो व्यापारी थे इनके जैसा एक्टिव नहीं थे। ठीक है, इन्होंने व्यापार संबंधी विचारों का काफी हद तक लाभ उठाया। ठीक है, और पूंजी इकट्ठा किया। व्यापार से जो पूंजी बना, यानी जो लाभ हुआ,
उसे ये इकट्ठा किए, पूंजी को इकट्ठा कर अब पुनः उस पूंजी से उस व्यापार को बढ़ावा दिया, पुनः उस पूंजी का प्रयोग उस व्यापार को बढ़ाने में किया और व्यापार अपने व्यापार को बढ़ाए। ठीक है, 15वीं शताब्दी के अंत आते आते एक नई व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, 15वीं शताब्दी के अंत आते आते एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत आते आते एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं या पूंजीवादी कहते हैं। यहाँ पर जैसे एक पुनर्जन्म आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। इस साल जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ था ना, मैट्रिक के एग्जाम के जो सोशल साइंस का फर्स्ट पेपर था, शायद उसमें यह क्वेश्चन आया था कि पुनः जागरण से आप क्या समझते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, इतिहास का कोई क्लास नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, इतिहास का कोई भी क्लास नहीं होता है। तो शायद यह मैट्रिक का जो पेपर रद्द हो चुका था उस पेपर में शायद यह क्वेश्चन आया था, मैं याद आ रहा है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यही चीज आगे जाकर आपको फिर से पढ़ना है। ठीक है, अब पूंजीवादी व्यवस्था क्या था समझते हैं। यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था हम किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या हुआ ना कि जो व्यापारी लोग थे, जब व्यापार किए तो व्यापार करने के बाद जब उनके पास काफी धन आ गया तो वो खुद व्यापार नहीं किए, अब व्यापार का एक संस्था बनाती है, कंपनियों का निर्माण करती है, बताते ना, कंपनियों का निर्माण किया इन्होंने और उसमें अपना पूंजी लगा दिया, सामान को बनवाने के लिए अपने पूंजी को लगा दिया। ठीक है, और वहां पर मजदूरों को रख दिया। ठीक है, और मजदूर काम करके उस वस्तु को बनाते थे और ये लोग इस वस्तु को मजदूर के ही माध्यम से, मजदूर को ही व्यापारी बनाकर और अलग अलग देशों में इसका ट्रांसपोर्ट कर देते थे, भेज देते थे, वहां से इसका खरीद बिक्री कर देते थे। इस तरह पूंजीवादी का जन्म हुआ। ठीक है, जब धन आ गया, व्यापार से काफी पैसे अर्जित कर लिए गए तो इससे इस व्यापार को पूंजीवादी में डेवलप कर दिया गया। ठीक है, आगे चलकर याद रखिएगा पूंजीवादी की शुरुआत किस शताब्दी में, तो 15वीं शताब्दी के अंत आते आते पूंजीवादी का शुरुआत, पूंजीवादी का निर्माण हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पूंजीवादी ध्यान समझिए, पूंजीवादी को दो भागों में हम यहाँ पर लिखे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। पहले पूंजीपतियों और दूसरा श्रमिक। पूंजीवादी के दो खंड हुए, पहला पूंजीपतियों और दूसरा श्रमिक। पूंजीपतियों का अर्थ क्या हुआ, तो व्यापार के लिए जो तैयार होना और उन वस्तुओं का मालिक जो थे, जैसे व्यापार के लिए बहुत सारे वस्तु बना दिया गया। तो मान लीजिए कि कोई कंपनी बनी और कोई कंपनी माने स्टूल की कंपनी बनी और स्टूल की कंपनी बहुत सारे स्टूल बनाई, तो उसका जो कंपनी का मालिक है उसे हम पूंजीपति बोलेंगे। ठीक है, और कंपनी में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय है उसे हम क्या बोलेंगे, श्रमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्रमिक, याद रखिए, क्योंकि यही श्रमिक जो थे पूंजीपतियों के यहाँ काम किया करते थे और इनके काम के लिए पूंजीपति उनको वेतन देते थे। ठीक है, मानसिक वेतन देते थे, साप्ताहिक वेतन देते थे। दो वेतन नहीं दीजिएगा, दो प्रकार का वेतन ज्यादा फेमस था, एक मानसिक वेतन, एक साप्ताहिक वेतन। ठीक है, तो प्राइवेट स्तर पर जो काम कराया जाता है उसे वहाँ पर अक्सर साप्ताहिक वेतन दे दिया जाता है ताकि जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। और जो सरकारी या बड़ी कंपनी स्तर पर काम किया कराया जाता है तो वहाँ पर मानसिक वेतन दिया जाता है। अभी आधुनिक सभ्यता में ज्यादातर मानसिक वेतन फेमस है और ये जो साप्ताहिक वेतन है यह बहुत कम फेमस है। ठीक है, तभी ये भी चल रहा है। हमारे जैसे गांव मोहल्ला के क्षेत्र जो है जहाँ पर काम मजदूरों से कराया जाता है वहाँ पर साप्ताहिक वेतन के साथ साथ प्रतिदिन का भी वेतन देने की परंपरा है। ठीक है, एक दिन काम करो अपना भाई, वेतन अपना पैसा ले जाओ। ठीक है, यानी पूंजीपति हम किसको बोलते हैं, तो व्यापार के लिए जो वस्तुओं का तैयार करते थे, वस्तुओं का निर्माण करवाते थे और जो अपना धन उसमें लगाते थे उसको बनवाने के लिए, उसे इकट्ठा करवाने के लिए, तो उसको हम पूंजीपति, यदि हम कहें तो वस्तुओं के मालिक को हम पूंजीपति कहते थे। ठीक है, और वस्तुओं का निर्माण जो करता था उसे हम श्रमिक कहते थे। क्या कहते हैं, श्रमिक। श्रमिक का मजदूर भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्पादन के तरीके में परिवर्तन आया, नया नया तरीका अपनाया गया। जो उत्पादन करने की व्यवस्था थी, उत्पादन करने का तरीका था, उसमें परिवर्तन आया और नए नए तरीके अपनाए गए उत्पादन करने के लिए। पहले कपड़ा को हाथ से बुना जाता था, हाथ से उसके रेशा बनाए जाते थे, बाद में चलकर इसे मशीन का निर्माण किया गया। यह उत्पादन में ध्यान दीजिए क्रांतिकारी लाया, ध्यान दीजिए, कपड़ा बनाने में या अलग अलग चीज का जब मशीन का निर्माण हुआ यह क्रांतिकारी के रूप में उभर के आया। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप याद रखिएगा, तो मशीनीकरण, हाथों के स्थान पर मशीनों का प्रयोग हुआ और मशीनीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा। मशीनीकरण की शुरुआत इंग्लैंड के 18वीं शताब्दी में। कहा हुआ था कि इंग्लैंड के उत्तरार्ध में, याद रखिएगा, इंग्लैंड के उत्तरार्ध में, यानी हम कहेंगे कि कपड़ों के मशीनीकरण, यानी सबसे पहले कपड़ों के लिए मशीनीकरण बनाया गया था। कपड़ों के मशीनीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कपड़े के बुनने की जो मशीन थी, मशीन कहाँ पर पहली बार बनाया गया था, तो वह मशीन पहली बार
इंग्लैंड में बनाया गया था। कौन कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, इंग्लैंड के उत्तरार्ध में। कहाँ पर? इंग्लैंड के उत्तरार्ध में। आप याद रखिएगा, हम पूछेंगे, ठीक है। इंग्लैंड के उत्तरार्ध में ये मशीन को पहली बार निर्माण कराया गया था 18वीं शताब्दी में, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे ये जो मशीन थी, मशीनीकरण की प्रक्रिया थी, इसे अन्य देशों में भी फैला और अन्य देश के लोग भी मशीनीकरण का उपयोग कपड़ा बनाने में, अलग अलग वस्तुएं बनाने में करने लगे। और इससे व्यापार में एक क्रांतिकारी आया, यानी व्यापार में और भी ज्यादा बढ़ावा मिला, नए नए ढंग से, नए नए, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग को ज्यादातर अच्छे अच्छे चीजें, यानी कि अच्छे अच्छे जो चीज होता था, जो वस्तुएं होती थी, वो पसंद ज्यादा आते थे। अच्छे कपड़े, अच्छे हर चीज, मतलब जितने भी क्वालिटी के हो, वो ज्यादा पसंद आते थे। तो यह मशीन के माध्यम से ये काम सफल हुआ। अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग अच्छे से अच्छे कपड़े बनाए गए, जिसे महंगे महंगे दामों पर अलग अलग देशों में बेचे गए, अलग अलग तरीका से बेचे गए। इससे तो औद्योगिक ने जो व्यापार था उसमें क्रांति आया, ठीक है। और इसे, जिसे औद्योगिकरण क्रांति हम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? औद्योगिकरण क्रांति कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और बना कि औद्योगिकरण क्रांति से आप क्या समझते हैं? एक क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में सब्जेक्टिव के रूप में। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर लिखेंगे कि जब कपड़े बुनने के लिए या अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए मशीनीकरण प्रक्रिया अपनाई गई, सबसे पहले मशीनीकरण की प्रक्रिया इंग्लैंड के उत्तरार्ध में 18वीं शताब्दी में अपनाई गई थी। और यह धीरे धीरे पूरे देशों में विस्तृत, यानी पूरे देशों में फैल गई, जिससे कपड़े को बनाने में, अलग अलग तरीका से बनाने में काफी मदद मिला। इससे व्यापार में एक क्रांति आया और इस क्रांति को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसका आंसर इस तरह हम देंगे। समझ में आ गया? ये हमारा था औद्योगिक क्रांति। इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक शुरू होगा? ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद और प्रसारवाद। ध्यान दीजिएगा, उपनिवेश क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। तभी हम उसको समझाएंगे नहीं, एक बार बता देते हैं उपनिवेश का अर्थ क्या होता है। कि उपनिवेश और कॉलोनी, अभी शुरुआत में फर्स्ट में ही बताए थे। उपनिवेश का अर्थ, ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उपनिवेशवाद, कॉलोनी, ठीक है। मतलब इसके बाद, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इसी को समझेंगे अच्छे तरीके से। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, हम आपसे इस क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि मैं वीडियो बंद करके चर्चा करूं, ठीक है, ताकि बोर्ड दिखाई ना दे, आप लोग से पूछे तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग, आप लोग सभी लोग अपना अपना माइक खोल लीजिए और पूछना शुरू कीजिए। जल्दी से सभी लोग अपना अपना माइक ऑन कर लीजिए। हम भी लगा लेते हैं, किधर गए? अभी जितना समझा है उसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जितना समझा है उसमें कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार फिर से समझा दीजिए। रुक जाइए, हमारा ये जो हुआ है पता ना कैसे। हाँ चलिए बोलिए। एक एक व्यक्ति आप लोग हाला मत